नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम स्वपोषी और परपोषी अपने पारिस्थितिकी पिरामिड और लैंडमान का नियम जो 10% का नियम है, इस पर आज एक चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। जीव को हमने दो भागों में बांट लिया, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी इसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और परपोषी को हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात भोजन बनाने का मेरे कहने का अर्थ उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता और क्लोरोफिल की वजह से ही वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करके वो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। जो प्राणी अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं उन्हें हम स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और जो परपोषी वो होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। और परपोषी में यदि देखें तो हमारे पास 4 तरह के जीव हैं, जिसमें सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृतोपजीविता पाई जाती है, जिसमें सिम्बोसिस, कॉमोनोसिलिज्म, पैरासाइटिक या पैरासिक्रिज्म या सैप्रोफाइटिक, यानी ये जो 4 हैं वो परपोषी के भाग माने जाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। अगर इसकी चर्चा हम सबसे पहले सहजीविता की चर्चा करें तो ये सिम्बोसिस कहलाते हैं। ये वो है, देखिएगा हमने यहाँ पे प्लस प्लस, प्लस जीरो, प्लस माइनस और प्लस और खाली छोड़ दिया है। प्लस प्लस कहने का मतलब यह है कि सहजीविता में वो 2 प्राणी आते हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी जो निर्भर होता है वो भी लाभ में होता है और जिसके साथ वो होता है वो भी लाभ में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक कौवा अगर किसी आप जीव के, भैंस के ही अगर ऊपर बैठा हुआ है तो वो उसके कीटों को खाता है, ऊपर जुओं को खाता है, जिससे उसे भी लाभ होता है और भैंस को भी लाभ होता है। यानी जो सहजीविता है, सिम्बोसिस, उसमें दोनों को लाभ मिल रहा, यानी जो आश्रित है उसे भी लाभ मिल रहा और जिस पर आश्रित है उसे भी लाभ मिल रहा। अगर हम दूसरे टॉपिक पे आए, सहभोगिता, तो कॉमोनोसिलिज्म है सहभोगिता में। और जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वृक्षों के ऊपर छोटे वृक्ष उग जाते हैं, तो कुछ वृक्षों के ऊपर जब छोटे वृक्ष उग जाते हैं तो वो उनसे जल और पानी ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और यही कारण है उन्हें लाभ तो होता है। जो पौधे ऊपर उग जाते हैं उन्हें लाभ होता है क्योंकि उन्हें भोजन पानी मिलता रहता है, लेकिन जिस पर वो आश्रित है यानी मूल पौधा जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी न उसे लाभ होता है और न ही उसे हानि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो उनके बीच का संबंध है वह स्वभोगिता पर आधारित है, कॉमोनोसिलिज्म पर आधारित है। जबकि जो सिम्बोसिस है, सहजीविता, यहाँ दोनों को लाभ मिलता है, यानी जो आश्रित होता है और जिस पर आश्रित होता है दोनों को यहाँ लाभ मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर सहजीविता को पुनः देखें तो आप देखे होंगे कि कुछ चिड़िया या कुछ पक्षी पशुओं के कान में लगातार उनकी खूंटों को साफ कर रहे होते हैं, उनकी गंदगी को साफ कर रहे होते हैं, उसमें प्रोटीन पाई जाती है। वो इसी के सहारे प्रोटीन ग्रहण कर लेते हैं और जो जीव हैं, पशु हैं, उनकी कान की सफाई भी हो जाती है, यानी दोनों प्लस में है, दोनों को लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ उस वृक्ष को तो लाभ, पौधे को लाभ हो रहा है जो मूल वृक्ष पर उगा हुआ है, लेकिन जो मूल वृक्ष है न उसे लाभ हो रहा है और न ही उसे हानि हो रही है। अगर हम परजीविता के संबंध पर आए, पैरासाइटिक के संबंध पे आए, तो यहां हाल यह है कि जो आश्रित है उसे लाभ हो रहा है और जिसके ऊपर आश्रित है उसको माइनस दिखा रहा है, यानी हानि हो रही है। जैसे अगर आपके बालों में जू पड़ चुका है तो जू क्या करता है, आपके रक्त को चूसता है, यानी उसे तो लाभ हुआ लेकिन आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। जैसे मच्छर है तो मच्छर परजीवी हैं। अब कोरोना वायरस आपने देखा, ये आते हैं आपके ब्लड को चूसते हैं या आपको बीमार करते हैं, उन्हें तो लाभ होता है लेकिन आपको लाभ नहीं होता। इसीलिए परजीविता पैरासाइटिक है, प्लस और माइनस मैंने लिखा है कि एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को हानि हो रही है, दूसरे को हानि। तीसरा मृतोपजीविता, यानी सैप्रोफाइटिक है, मृतोपजीविता है, यानी ये मरने के बाद आते हैं।
जैसे आप कह सकते हैं चील है, कौवा है, गिद्ध है। इस तरह के जो जीव हैं वो मरने के बाद आते हैं और वो उस मृत शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको लाभ तो होता है, लेकिन मैंने यहां खाली छोड़ दिया है क्योंकि जो मर चुका है ना उसे लाभ हो सकता है और ना ही उसे हानि हो सकती। यानी आपने देखा, इसे हम सैक्रोफाइटिक कहते हैं, यानी मृतोपजीविता कहते हैं। यानी परपोषी में 4 संबंध हैं। एक सहजीविता का जिसमें दोनों को लाभ, सहभोगिता को एक को लाभ है लेकिन दूसरे को कोई हानि नहीं है, परजीविता में एक को लाभ है और दूसरे को हानि है, और मृतोपजीविता में एक को लाभ है और दूसरा तो उस समय अब्सेंट है ही नहीं, जीवित ही नहीं है, तो लाभ और हानि की चर्चा करना ही व्यर्थ है। यानी हमने जीव के बारे में इस टॉपिक को क्लियर किया। अगले अगर हम भाग पे आए इसके, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगले भाग पे हम चर्चा करने वाले हैं आपसे आपके पिरामिड पे चर्चा करेंगे, आपके पिरामिड पे। अगर हम पिरामिड की चर्चा करें तो हमारे पास पिरामिड के लिए उत्पाद यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और घटक। एक बात याद रखिएगा, अगर हम आपको फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यहां एक, इसे हम कहते हैं स्थल का पिरामिड, और याद रखिएगा स्थल या घास का पिरामिड। स्थल और घास का पिरामिड सदैव सीधा होता है क्योंकि उत्पादक नीचे हैं और इसके संगठक धीरे धीरे कम होते जाते हैं, इसलिए स्थल और घास का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है। लेकिन अगर हम यहीं पे आ जाएं अपने जल, तालाब या सागर के पिरामिड पे, तो हमेशा ये तालाब और सागर का पिरामिड तालाब का आपसे पूछे या आपसे सागर का पूछे या आपसे मरुस्थल का पूछे, मरुस्थल का पिरामिड कैसा बनेगा, यानी इन तीनों का पिरामिड सदैव और सदैव उल्टा बनेगा। यानी स्थल और घास का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। आप याद रखिएगा, सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है। और तालाब, सागर और मरुस्थल, इन तीनों का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। यानी आपसे सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछ ले जाएगा क्योंकि इसके उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक, यानी उत्पाद इसके कम होते हैं, उपभोक्ता के जितना उपभोक्ता है उससे ज्यादा कम उत्पाद है, और इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ पे अपघटक होते हैं। और यही कारण होता है कि तालाब का, सागर का, मरुस्थल का, ये तीनों का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। अगर हम आपसे तीसरे पिरामिड पर आएंगे आपको लेके, वो तीसरा पिरामिड है, बहुत महत्वपूर्ण पिरामिड है, और यह है ऊर्जा का पिरामिड। ये ऊर्जा का पिरामिड, याद रखिएगा बच्चों, जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो सदैव सीधा बनता है, यानी ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। और सदैव सीधा बनने का, सदैव सीधा बनता है, और सदैव सीधा बनने का मूल कारण क्या है? सदैव सीधा बनने का मूल कारण, यहां पर हम एक लैंडमार्क का नियम देखेंगे जिसे हम 10% का नियम कहते हैं। यानी लैंडमार्क के नियम को हम 10% का नियम कहते हैं। और लैंडमार्क कहता है कि एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता तक जाने में ऊर्जा, एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता तक जाने में ऊर्जा केवल 10% तक ही हस्तांतरित होती है, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इसी को हम लैंडमार्क का नियम या 10% का नियम कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का आप देख रहे हैं ह्रास होगा 90%, और इसका जो पिरामिड बनने वाला है वो सदैव सीधा बनता है, यानी ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। एक और पिरामिड आपको हम बताएंगे। ये पिरामिड जो आप देख रहे हैं, जैसे आपसे कहा किसी ने कि वृक्ष का पिरामिड, यानी आपसे वृक्ष का ना कह के आपसे कह रहा है वृक्ष के जीवभार का पिरामिड। यानी वृक्ष के जीवभार, यानी अगर हम वृक्ष का केवल एक फिगर बना दें तो आप देखेंगे कि वृक्ष का फिगर ऐसे ही बनेगा, और यहां पर सबसे अधिक जो जीव बैठेंगे वो ऊपर के आधार पर बैठेंगे। इसीलिए ये, अगर आप एक प्रश्न में कहें
कि वृक्ष के जीवभार का पिरामिड, वृक्ष के जीवभार का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड, वृक्ष के जीवभार का पिरामिड, तो आप कहते हैं कि सदैव उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। आप याद रखेंगे, प्रश्न एक बार पुनः हम आएंगे इस बात पे, जो कि पिरामिड टॉपिक भी जीव के साथ था। आपने देखा सहजीविता, सहभोगिता, मृतोपजीविता। आप इसके साथ ही हम पिरामिड पे हैं। अगर हमसे पूछ रहा है स्थल और घास का पिरामिड कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा सदैव सीधा बनता है, क्योंकि इसमें उत्पाद यहां पे हैं और अपघटक यहां पे आ जाते हैं। तालाब और सागर और मरुस्थल, इन तीनों का पिरामिड यदि आपसे पूछ रहा है तो इन तीनों का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, क्योंकि उत्पाद कम होते हैं इनमें और उसके ज्यादा उपभोक्ता होते हैं और सबसे ज्यादा इसके ऊपरी सतह पर अपघटक होते हैं। अगर हम ऊर्जा के पिरामिड पर आए तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। और अगर वृक्ष के जीवभार का पिरामिड आए तो वृक्ष आप देख रहे हैं इसमें सबसे अधिक ऊपर बनेगा, अतः इसका जो फिगर बनता है पिरामिड का वो सदैव और सदैव उल्टा बनता है, यानी वृक्ष का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। अब हम एक बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे आपसे, वो है ऊर्जा का पिरामिड। इस ऊर्जा के पिरामिड को यदि हम देखें तो यहां पर एक नियम आता है लैंडमान का नियम। याद रखिएगा बच्चों, लैंडमान का नियम, और लैंडमान के नियम को ही हम 10% का नियम कहते हैं। 10% का नियम, यानी लैंडमान हमें बताना चाहते हैं कि एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में जाने पर ऊर्जा का केवल 10% ही हस्तांतरण होता है, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। और यही कारण है कि ये पिरामिड सदैव और सदैव सीधा बनता है। ये पिरामिड सदैव और सदैव सीधा बनता है। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा का संबंध किस नियम से है, तो आप तुरंत कहेंगे कि ऊर्जा के पिरामिड का जो नियम है वो लैंडमान के नियम से है, और इसी लैंडमान के नियम को हम 10% का नियम कहते हैं। आशा है ये वीडियो समझ में आई होगी, और साथ ही आपने सहजीविता, परजीविता, मृतोपजीविता, आपने स्वपोषी, परपोषी, ऐसे भी कंसेप्ट आप क्लियर कर चुके हैं। और इस वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।